Hello everyone, welcome back to my channel. So today basically we are going to start a new topic which is a part of class 12 economics, Indian economic development. Today we are starting with its first chapter, so let's begin. So इस चैप्टर में हमें इंडिया की कंडीशन के बारे में बताया गया है, डेट इज़ बिफोर ब्रिटिश रूल, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एंड आफ्टर ब्रिटिश रूल. चलिए शुरू करते हैं. पहले हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ इंडियन इकॉनमी बिफोर ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिशर्स के रूल करने से पहले इंडिया की कंडीशन कैसी थी. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ अग्रेरियन इकॉनमी. इट मीन्स एग्रीकल्चरल इकॉनमी. सो जैसा कि आपको पता है, पहले के टाइम पर टोटल पॉपुलेशन में से 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते थे. पहले के टाइम पर एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारा बहुत अच्छा था, बट ओनली बिफोर ब्रिटिश रूल. नेक्स्ट पॉइंट इज़ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़. पहले के टाइम पर इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत जाना जाता था, क्योंकि यहाँ के प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी फ़ाइन होती थी. लेकिन ब्रिटिशर्स के आने पर ये पूरा बर्बाद हो गया. कैसे, आगे देखते हैं. नाउ प्रॉस्पेरस इकॉनमी. पहले हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट एंड प्रॉस्परस इकॉनमी था. मतलब हम किसी पर डिपेंड नहीं रहते थे. हमारे पास मोर देन इनफ रिसोर्सेज थे. एंड एज यू ऑल नो, इंडिया वॉज नोन एज गोल्डन बर्ड एट दैट टाइम. तो चलो अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. इट मीन्स जब हमारा इंडिया आज़ाद होने वाला था ब्रिटिशर्स से, तब कैसी हालत थी. और इसमें एक पॉइंट ये भी है कि ब्रिटिशर्स हमें टोटली एक्सप्लॉइट कर चुके थे. फर्स्ट पॉइंट इज़ कॉलोनियल इकॉनमी. इट मीन्स ऐसी इकॉनमी जो कि वहाँ पर रूलर है उसके फेवर में सारे काम करे और उसके इंटरेस्ट को सर्व करे. अब आगे इसमें है कि इंडिया वॉज अ फीडर इकॉनमी. इसका मतलब इंडिया ब्रिटिशर्स को फीड कर रहा था. किस वे में, आओ समझते हैं. हमने पहले भी इसकी बात कर रखी है कि इंडिया के पास मोर देन इनफ रिसोर्सेज थे, तो ब्रिटिशर्स ने इनका फ़ायदा उठाया. ब्रिटिशर्स इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करवाते थे ब्रिटेन में, वो भी चीप रेट्स में, क्योंकि उस वक्त इंडिया पर ब्रिटिशर्स का राज था और इंडिया में अपने फिनिश गुड्स लाकर बेचते थे. इस तरह इंडिया कॉलोनियल इकॉनमी एंड फीडर इकॉनमी बना. सेकेंड पॉइंट इज़ स्टैग्नेंट इकॉनमी. अब स्टैग्नेंट मीन्स रुका हुआ एंड स्टैग्नेंट इकॉनमी मीन्स रुकी हुई इकॉनमी. बस यही हुआ इंडिया के साथ. वहाँ पर ब्रिटिशर्स का रूल तो था ही, डेवलपमेंट का भी कोई मतलब नहीं था. उसकी वजह से क्या हुआ, नेशनल इनकम कॉन्स्टेंट रही और हम डेवलप ही नहीं कर पाए. नाउ थर्ड पॉइंट इज़ डिप्लीटेड इकॉनमी. अब इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के पास कोई अरेंजमेंट ही नहीं था डेप्रिशिएटेड फिजिकल एसेट्स को रिप्लेस करने का, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज़ ब्रिटिशर्स ने इंडिया से ख़त्म कर दी थी. इनफैक्ट ब्रिटिशर्स को इंडिया से जाने में कुछ ही टाइम रह गया था, तो तभी वर्ल्ड वार सेकेंड हो गई थी. उसमें रिसोर्सेज की कितनी नीड होती है, पर हमारे पास कुछ ही कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ थी, तो कुछ ही मशीन पर काफ़ी लोड आ गया था, काफ़ी वेयर एंड टियर हुआ. इंडिया ज़्यादा मुश्किल में इसलिए आ गया क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को पूरी तरह ख़त्म कर दिया था और उसके तुरंत बाद ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो गया, तो इस वजह से हम कुछ कर ही नहीं पाए. अब हम देखते हैं ब्रिटिशर्स ने हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर को कैसे बर्बाद किया. फर्स्ट पॉइंट इज़ लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. सो ब्रिटिशर्स ने आते ही एग्रीकल्चर पर भी पाबंदी लगा दी. प्रोडक्टिविटी का मतलब पर हेक्टेयर लैंड पर कितना प्रोडक्शन करा है, और प्रोडक्शन का मतलब जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है कंट्री में. नेक्स्ट इज़ हाई अनसर्टेनिटी ड्यू टू रेनफॉल. तो इतना तो हमें पता ही है कि एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ भी एफर्ट नहीं करा इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए. तो इसलिए फार्मर रेनफॉल पर ही डिपेंड रहते थे. अच्छी बारिश हुई तो अच्छा प्रोडक्शन, अगर नहीं हुई तो बर्बाद. नाउ नेक्स्ट इज़ लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश रूल. सो बेसिकली इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करा. इसमें क्या हुआ कि एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप होता था अमंग द गवर्नमेंट, ओनर ऑफ सॉइल
एंड द टिलर ऑफ द सोयल। इसका प्रोसेस आगे देखते हैं। जो ज़मींदार थे वो परमानेंट ओनर होते थे लैंड के। उनको एक फिक्स अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना होता था एज लैंड रेवेन्यू, और उसके बदले ज़मींदार फ्री होते थे कि वो टेलर से जितना चाहें उतना चार्ज करें। अब हम इसकी इम्प्लीकेशन देखते हैं। तो जैसा कि ज़मींदार कैसे टेलर को एक्सप्लॉयट करते थे। ज़मींदार टेलर को पूरा एक्सप्लॉयट करते थे और उसके लिए उन्होंने अपना लैंड रेवेन्यू टेलर के लिए रेस कर दिया था। ज़मींदार कुछ भी लैंड की वेलफेयर के लिए स्पेंड नहीं करते थे और खुद एक लग्जूरियस लाइफ जीते थे। अब इसमें एक और टॉपिक आता है जो कि है फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसमें क्या हुआ कि पहले लोग खुद अपने लिए ग्रेन उगाकर कंज्यूम करते थे और जो बच जाता था उसे मार्केट में सेल करते थे, तो उनका लाइवलीहुड काफ़ी अच्छा चलता था। लेकिन अब फोर्स कमर्शलाइजेशन के आने से वो सेल्फ कंजम्पशन छोड़कर कल्टीवेशन फॉर मार्केट की तरफ डाइवर्ट कर दिए गए। फार्मर से कहा गया कि तुम इंडिगो उगाओ, ना कि राइस एंड वीट, क्योंकि इंडिगो उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डाइंग एंड ब्लीचिंग के काम आता था। एंड एज यू ऑल नो, इंडिया इज़ अ फीडर इकोनॉमी एट दैट टाइम, सो इंडिगो इज़ अ रॉ मटेरियल एंड ब्रिटिशर्स यूज़ इट। और फार्मर को फोर्स किया जाता था कि तुम एडवांस पेमेंट लो ताकि बाद में कोई मना ना कर सके। पहले तो फार्मर आराम से क्रॉप उगा कर खा लेते थे और कैश, लेकिन अब उन्हें कैश चाहिए होता था ये सारी कमर्शियल क्रॉप खरीदने के लिए, विच क्रिएट इंडेप्टनेस फॉर देम। तो चलो अब हम बाकी का जो चैप्टर है उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।